हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मतलब यूटी के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए हम जो कोड यूज करने वाले हैं वो ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 जो कोड है इसका यूज करके हम मतलब कि इसमें जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्राइटेरिया आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है वो आपको कैसे यूज करना है और कब इसमें कैसे एक्सेप्टेंस लिया जाता है ये मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके अलावा सपोज आप API के कोड यूज करते हैं या फिर ASME के ही B31.1 और B31.3 के क्राइटेरिया यूज करते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट इसमें सेम क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो ASME B31.3 के क्राइटेरिया का तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो API के क्राइटेरिया है वो थोड़े बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो पाइपलाइन में आप काम करते हैं तो API का जो भी कोड आप यूज करते हैं उसके क्राइटेरिया आपको देखने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा API के भी मैं क्राइटेरिया के वीडियो जो है वो मैं आगे फ्यूचर में बनाऊं, पर आज के इस वीडियो में हम ये ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 में जो वेल ड्यूटी के क्राइटेरिया दिए हुए हैं ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वेल ड्यूटी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 उसका मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 आप देखोगे, ठीक है। मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 तो ये क्राइटेरिया आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 देखना है, ठीक है। तो मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 में ये क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पहले ये देख लेते हैं कि कौन से इंडिकेशन जो है वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो सभी इंडिकेशन है वो रिपेयर करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं उसमें से जो एक्सेप्टेंस है वो बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इम्परफेक्शन विच प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 20% ऑफ द रेफरेंस लेवल DAC shall be investigated to the extent that the operator can determine the shape, identity and location of all such imperfection and evaluate them in terms of the acceptance standard as per ASME section 8 division 1 mandatory appendix 12 बराबर। तो सबसे पहले तो आपको जो DAC के कंपेयर में जो इंडिकेशन मिला है उसका 20% या उससे ज़्यादा, ठीक है। ग्रेटर देन 20% मतलब 20% से ज़्यादा जो इंडिकेशन है जिसका रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 20% है वो इंडिकेशन ही आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ कि DAC का 20% आपको कैसे लेना है। तो देखिए, सपोज ये आपका CRT स्क्रीन है, इसमें आपने यहाँ पे DAC ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज आपको कोई इंडिकेशन मिलता है, ऐसे इको मिलता है, ठीक है। तो अभी ये जो इको है इसको आपको DAC की कंपैरिजन में इसका हाइट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो DAC का कर्व है, ठीक है, ये हमारा DAC है जो अपने पहले ड्रॉ किया हुआ रहता है और DAC जो है वो एज ए रेफरेंस आपको यूज करना है, ठीक है। तो DAC का जो भी लाइन है वो आपको 100% गिनना है, ठीक है। ये आपका 100% लाइन है। अभी सपोज ये कोई इंडिकेशन आपको मिला है तो ये इंडिकेशन में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है
बराबर। यहाँ पे आपका डीएससी जो है वो 100% है, बराबर। तो इसकी कंपेयर में यहाँ पे आपको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज ये आपका 100% है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% आसपास आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये आपका 100% हुआ, और ये जो इको का पीक पॉइंट है, बराबर, वो आपका 50% हुआ, ठीक है। तो डीएससी की कंपैरिजन में ये जो आपका इको है वो आपका कितना है, 50% है, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा, बराबर। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। उसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, देखिए। सपोज आपको कोई इको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से कोई इको दिखा देता हूँ, देखिए। यहाँ पे ऐसे करके आपको इको मिलता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो इको है ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया है, ये जो इको है ये डीएससी को टच होता है। ये डीएससी का जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इसको टच हो रहा है, बराबर। तो डीएससी की कंपैरिजन में आप देखने बैठो तो इसका जो हाइट है वो कितना होगा, 100%, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में मुझे है कि ऐसा इको मिलता है ऐसे करके, बराबर। तो ये मैंने ब्राउन कलर से दिखाया है। तो ये इको है, इसका भी आप देख सकते हैं ये डीएससी को टच हो रहा है, तो इसका भी हाइट हमारा 100% है डीएससी की कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये जो ग्रीन कलर से जो इको दिखाया है मैंने, इसका हाइट 100% है, पर इसका हाइट डीएससी की कंपैरिजन में है, ठीक है। तो ये इको है, इसका साइज आप देखिए हाइट बहुत बड़ा है, पर ये जो इको है ये मैंने लास्ट में जो दिखाया है, ये जो इको है इसका साइज बहुत छोटा है, बराबर। ये पहले ग्रीन इको की कंपैरिजन में, फिर भी ये 100% है क्योंकि ये डीएससी को टच हो रहा है, बराबर। आपका जो डीएससी है वो ग्रेजुअली है, वो इंक्लाइन पोजीशन में है, बराबर। इसके लिए ऐसे आपको हाइट मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो इको है, ठीक है, ये आपका बीच वाला इको है, ये आपका डीएससी का 50% है, और लास्ट वाला जो है वो 100% है। पहला वाला जो है वो 100% है, ठीक है। ये डीएससी की कंपैरिजन में हाइट ऐसे देखा जाता है, बराबर। तो यहाँ पे आपको डीएससी की कंपैरिजन में जो हाइट मिलता है वो 20% या उससे ज्यादा है, बराबर। तो आपको इंडिकेशन है उसको रिकॉर्ड करना है, बराबर। अभी देखिए रिकॉर्ड करना है ऐसा बोला है, उसको रिपेयर देना है ऐसा नहीं बोला है, बराबर। तो ये जो इंडिकेशन है, बराबर, इसको आपको रिकॉर्ड करना है। और उसमें क्या क्या चीज रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ फिर से बता देता हूँ। उसका शेप, उसका आइडेंटिटी और लोकेशन, बराबर। तो शेप जो है उसमें कौन से शेप का आपको इंडिकेशन मिलता है, बराबर। जैसे वॉल्यूमेट्रिक है, लीनियर इंडिकेशन है, बराबर, तो वो है। उसके अलावा उसका लेंथ जो है, बराबर, वो आपको मेजर करना है, ठीक है। ये सब इसमें आएगा। उसके अलावा आइडेंटिटी की बात करें तो ये कौन सा इंडिकेशन है, बराबर, मतलब क्रैक है, पोरोसिटी है, स्लैग है, आपको कौन सा इंडिकेशन मिल रहा है वो आपको रिकॉर्ड करना है। और लोकेशन, बराबर, मतलब वेल्डिंग में कौन से लोकेशन पे ये इंडिकेशन मिल रहा है। ये तीनों चीज है, ये मैंडेटरी है। तो ये तीनों चीज है, एक शेप है, दूसरा आइडेंटिटी, और तीसरा लोकेशन। ये तीन चीज तो आपको मिनिमम है रिकॉर्ड करना है, बराबर। तो ये मैंने रिकॉर्ड का बात किया कि अभी ये इंडिकेशन इतना रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद आपको उसका इवेल्युएशन करना है, बराबर। इवेल्युएशन करना है वो आपको एज पर एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड जो एएसएमई में दिया हुआ है, जो हम अभी यूज करेंगे, वो कौन सा है, मैंडेटरी अपेंडिक्स 12, ठीक है। तो मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 जो है उसके हिसाब से आपको इवेल्युएशन करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड का बात किया, बराबर, ये आपको एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 में भी ये इस टाइप का पैराग्राफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप सेक्शन 5 देखोगे, एएसएमई सेक्शन 5, तो उसमें भी आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। एएसएमई सेक्शन 5 जो है उसमें आपको आर्टिकल जो है वो 4 देखना है, ठीक है। आर्टिकल 4 जो है वो हमारा वेल्ड यूटी का आर्टिकल है, तो उसमें आपको ये सेम पैराग्राफ मिल जाएगा।
उसमें भी सेम लिखा है कि आपका DAC का 20% के ऊपर कोई इंडिकेशन है तो आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अभी इवेल्युएशन की बात करें तो इवेल्युएशन मतलब कि अभी इंडिकेशन एक्सेप्ट है या रिपेयर है ये डिसाइड करना है। तो उसके लिए देखिए आपने यहाँ पे आइडेंटिटी जो है बराबर, ये इंडिकेशन का आइडेंटिटी आपने पहले से डिसाइड कर लिया है और 20% के ऊपर वाला जो है वही आपको रिकॉर्ड करना है और उसका ही इवेल्युएशन करना है। अगर 20% से नीचे है DAC का बराबर तो वो इंडिकेशन जो है वो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है और उसका इवेल्युएशन भी जरूरी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अभी इवेल्युएशन जो है उसकी बात करें तो एनी क्रैक, लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ फ्यूजन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड हियर, इंडिकेशन इज ऑलवेज नॉट एक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ लेंथ। आपको ये 3 इंडिकेशन मिलते हैं, क्रैक, लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ फ्यूजन बराबर। तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, इसको शॉर्ट में आप LP ऐसा भी बोलते हैं या IP बोलते हैं। ठीक है, और लैक ऑफ फ्यूजन जो है जिसको LF या IF भी आप बोलते हैं। और क्रैक में ट्रांसवर्स क्रैक है, लॉन्जिट्यूडिनल क्रैक है, क्रैटर क्रैक, कोई भी क्रैक हो सकता है। तो ये इंडिकेशन ऑलवेज नॉट एक्सेप्टेबल है, मतलब ये इंडिकेशन 1 mm भी नहीं चलेगा। इसमें लेंथ देखने की तो जरूरत ही नहीं है, कोई भी लेंथ इसका हो, ठीक है, वो इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके अलावा कोई इंडिकेशन है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्राइटेरिया दिया हुआ है। एनी इम्परफेक्शन आर अनएक्सेप्टेबल इफ द इंडिकेशन एक्सीड द रेफरेंस लेवल एम्पलीट्यूड एंड हैव लेंथ विच एक्सीड्स। तो यहाँ पे दूसरा जो इंडिकेशन है, ठीक है, क्रैक, लैक ऑफ पेनिट्रेशन और लैक ऑफ फ्यूजन के अलावा कोई इंडिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है थिकनेस के हिसाब से। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका T, ठीक है, ये T जो है आपका जॉब थिकनेस है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो अगर आपका जॉब का थिकनेस अप टू 19 mm है, ठीक है, या 3/4 इंच, तो इसमें 6 mm तक का इंडिकेशन होगा तो चलेगा। तो 19 mm तक आपका जॉब का थिकनेस है तो 6 mm तक का इंडिकेशन चलेगा। ठीक है, ये वेल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वेल्ड में आपका जॉब का थिकनेस मतलब पैरेंट मेटल का थिकनेस 19 mm से कम है तो उसके लिए 6 mm तक का इंडिकेशन वेल्ड में होगा तो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद T/3 फॉर T ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 mm एंड लेस देन और इक्वल टू 57 mm, मतलब कि 19 mm से लेके 57 mm तक आपका जॉब का थिकनेस 19 mm से लेके 57 mm तक है तो उसमें T/3 तक का इंडिकेशन एक्सेप्टेबल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका जॉब का थिकनेस T जो है वो 30 mm है, 30 mm है, तो ये जो इसमें आपने वेल्डिंग मारा हुआ है उसमें T/3 मतलब कि 30/3 इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, तो 10 mm तक का इंडिकेशन जो होगा वो चलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है जॉब का थिकनेस जो है उसके हिसाब से आपको इसमें इंडिकेशन जो है वो एक्सेप्ट प्रिपेयर करना है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये 3 इंडिकेशन है, क्रैक, लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ फ्यूजन। उसके अलावा जो इंडिकेशन आपको मिले जैसे कि स्लैग है, पोरोसिटी है, अंडरकट है, उसके लिए ये सब बात हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ। उसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि 19 mm फॉर T ग्रेटर देन 57 mm। ठीक है, तो जॉब का थिकनेस आपका 57 mm से ज्यादा, ठीक है, 57 mm से ज्यादा है तो उसके लिए 19 mm तक का इंडिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो सपोज आपका जॉब का थिकनेस 100 mm है बराबर, या 120 mm है, या कितना भी हैवी थिकनेस वाला जॉब है तो उसके लिए ये सेम क्राइटेरिया रहेगा। उसमें
19 mm तक का इंडिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। ये वेल्ड यूटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इंडिकेशन का इसमें क्राइटेरिया है। उसके अलावा तीसरा है, देखिए इसमें ग्रुप ऑफ अलाइन इंडिकेशन का ये क्राइटेरिया है। तो एनी ग्रुप ऑफ इंडिकेशन इन लाइन, बराबर, इन लाइन मतलब एक ही लाइन में इंडिकेशन आपको मिल रहा है, उसके लिए ये क्राइटेरिया है विथ एन एग्रीगेट लेंथ ऑफ मोर देन टी। तो आपको उसका एग्रीगेट लेंथ निकालना है। एग्रीगेट मतलब कि उसका सम करना है, बराबर, जो भी इंडिकेशन आपको इन लाइन में मिल रहा है और ऊपर का जो क्राइटेरिया है, ये सब क्राइटेरिया में ये एक्सेप्टेबल बैठता है सपोज, तो उसका आपको एग्रीगेट लेंथ निकालना है, उसका सम करना है, उसका सबका लेंथ का एडिशन करना है, सम लेना है, और उसका जो सम होगा वो टी से ज्यादा है, विथ इन अ लेंथ ऑफ 12 टी। खास समझिएगा, ये इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो काफी सारे लेवल 2 जो है वो गलत तरीके से करते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको अलाइन इंडिकेशन मिलता है, मतलब इन लाइन में इंडिकेशन मिलता है, और ये इंडिकेशन जो है वो ऊपर का जो क्राइटेरिया है इसमें एक्सेप्टेबल है, इन लाइन में है, और सबका लेंथ आप एग्रीगेट लेंथ निकालो, मतलब कि उसका एडिशन करो, तो उसका जो लेंथ टोटल मिलता है आपको वो टी से ज्यादा है, बराबर, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। उसके अलावा यहाँ पे विथ इन अ लेंथ ऑफ 12 टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेंथ आपको कितना लेना है, 12 टी तक, जो आपका थिकनेस है इंटू 12 करना है। ठीक है, तो उतना लेंथ में ही आपको ये क्राइटेरिया लगाना है। उसके अलावा इसमें और एक एडिशन दिया हुआ है, देखिए, एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव डिसकंटिन्यूटीज एक्सीड 6L, बराबर, तो यहाँ पे 6L जो है, बराबर, उससे ज्यादा आपका जो दो डिसकंटिन्यूटी है उसका डिस्टेंस जो है वो 6L से ज्यादा है, तो वो डिसकंटिन्यूटी आपको अलग गिनना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनलाइन इंडिकेशन होना चाहिए, एग्रीगेट लेंथ जो है उसका वो टी से ज्यादा हुआ तो वो इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल है, और आपको ये जो लेना है वो 12 टी लेंथ में लेना है। उसके अलावा यहाँ पे जो दो इंडिकेशन मिलता है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वो 6L से ज्यादा है, बराबर, जो L जो है वो आपका बड़ा डिसकंटिन्यूटी है उसका लेंथ है, वो 6L से ज्यादा है अगर आपका दोनों डिसकंटिन्यूटी के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिसकंटिन्यूटी आपको अलग गिनना है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है। उसके बाद टी जो यहाँ पे ऊपर जो भी क्राइटेरिया है उसमें जो टी दिया है वो क्या है, थिकनेस ऑफ द वेल्ड मेटल एक्सक्लूडिंग एनी अलोबल रेनफोर्समेंट। एक्सक्लूडिंग मतलब कि रेनफोर्समेंट है वो आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब कि नहीं लेना है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका बेस मेटल का ही थिकनेस हो जाएगा। तो टी जो है वो आपका पैरेंट मेटल या बेस मेटल का थिकनेस है। For a butt weld joining two members having different thickness at the weld, T is the thinner of these two thickness, बराबर, यहाँ पे T कैपिटल T आएगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये कैपिटल T आएगा। तो बट वेल्ड जब आप टेस्ट करते हैं, यूटी करते हैं, तो वो टाइम पे ये जो टी है वो अगर आपका जॉब का थिकनेस जो है वो डिफरेंट है, बराबर, ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये आपका जॉब है जिसका आपको यूटी करना है, ठीक है, तो इसका थिकनेस जो है वो अलग है, इसका अलग है, बराबर, तो इसमें टी आपको कौन सा लेना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए, तो थिनर ऑफ दी टू थिकनेस, बराबर, थिनर मतलब कि ये आपका थिन पैरेंट मेटल है, तो ये थिकनेस आपको लेना है, यहाँ पे आपका ऐसा वेल रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट थिकनेस होगा तो उसके लिए आपको ये कम थिकनेस वाला जो पोर्शन है उसका थिकनेस कंसीडर करके इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी है वो लगाना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये मैंडेटरी अपेंडिक्स 12 के हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूज करना है।
तो आपको ये क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।